केम छो गुजरात? कुछ कहना चाहिए? यस नहीं कहना चाहिए? कहना चाहिए। आप कुछ सुनना चाहेंगे? आज एहसास हुआ कि परिवार क्या हो। आज वाकई एहसास हुआ कि परिवार क्या होता है। ये मत समझ लीजिएगा कि मैं कमजोर हूं। शेरनी जब रोती है ना, तो पूरे मोहल्ले को ही नहीं, पूरे विश्व पे एक आगाज सा फैल जाता है, एक आग फैल जाती है जो आज फैल चुकी है। छह महीने पहले एक ऐसा फैसला लिया प्रीवियस कंपनी में, जो कि हम थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक कंपनी में। ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था कि शिवकांत सर की 12 साल की मेहनत, खून पसीना एक कर सबके सपने पूरे करने के लिए अपने आप को जो झंझोरा था, और फिर एक फैसला लेना कि अब वो वेस्टीज में काम करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हर गृहिणी, हर पत्नी, हर महिला पुरुषों को रोकती है, मैंने भी वही किया। लेकिन आज इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद मैंने देर कर दी। मैं वाकई देर कर दी। आज आप सबका प्यार पाकर वाकई समझ आ रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम पैसा कमाने बिल्कुल नहीं आते हैं। पैसा कमाने बिल्कुल नहीं आते हैं, हम यहाँ मोहब्बत कमाने आते हैं, जो आज पैसा तो शिवकांत सर कमा ही चुके थे, और उस कंपनी को मैंने अपना वो समय दिया था, प्रीवियस कंपनी को अपने मातृत्व का वो समय, जब शिवाय मेरे गर्भ में थे। मैंने पूरे 9 महीने विदाउट एनी रेस्ट फील्ड में मीटिंग्स देकर काम किया था, ताकि मैं चाहती थी कि वो गर्व में समझे कि वो एक नेटवर्कर की औलाद है। जब उसका जन्म हुआ तो मैं बेहद खुश थी कि शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आज एक कोहिनूर मिला है। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उनका एक और बेटा राजा मिला है। उनके जन्म के बाद मैं मात्र 10 दिन शिवाय के साथ थी, क्योंकि अगेन मेरे कमिटमेंट्स थे। हमेशा ये सोचती थी कि मेरे बच्चे के पास वो सब है जो एक शिशु के पास होना चाहिए, देखभाल करने वाले, तमाम चीज़ें, तमाम फैसिलिटीज़। बट द क्वेश्चन वॉज, जो मेरी टीम थी और टीम में जो मेरी महिलाएं थी, जो मेरा परिवार था, उनके बच्चों का क्या, उनकी सुख सुविधाओं का क्या। मैं उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए हर दिन ये सोचती थी कि आज एक मीटिंग पर तो चलते हैं, एक और सेमिनार आज करते हैं, एक और RAS आज करते हैं प्रीवियस कंपनी में। परंतु जब शिवकांत सर ने ये निर्णय लिया कि उनको वेस्टीज में काम करना है, माफ़ी चाहूँगी, वेस्टीज में नहीं, SP भारिल सर के साथ काम करना है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और SP भारिल सर से नाता मेरा पिछले 6 महीने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं 2018 में जब मेरी शादी नहीं हुई थी
हम सर से एयरपोर्ट पे मिले थे और आज भी मुझे वो दिन याद है कि हम दिल्ली टू रांची ट्रैवल कर रहे थे और सर सेम फ्लाइट में थे और हम लोग वेट कर रहे थे बोर्डिंग के लिए। इच्छा बहुत थी कि उनके पास जाए, बात करें, पर हम उस वक्त दूसरी कंपनी में थे। हमें लगा पता नहीं ये सही होगा, सर किस तरह इस बात को लेंगे, हम तो छोटे मोटे लीडर हैं, वो तो हमें पहचान भी नहीं पाएंगे। हम दोनों हिम्मत करके सर के पास गए। उन्होंने वो 2 लाइनें जो कही थी वो मेरे जहन में इस कदर बैठ गई है, मैं आपको बताती हूँ। ही सेड, तकरार कंपनीज में होनी चाहिए, हम लीडर्स में नहीं। तो 2018 की बात, शायद शिवकांत सर बताएंगे कि इन शब्दों ने हमें किस कदर घायल किया कि आज हम उनके परिवार का हिस्सा हैं और मुझे बेहद खुशी है इस बात की। और मैंने सर से जब फर्स्ट फाइनल मीटिंग हुई थी, हम उनके घर गए थे, उन्होंने हमें न्योता दिया था। मैंने कहा था कि मैं वेस्टिज से नहीं सर, मैं आपसे जुड़ रही हूँ और आपसे ही जुड़े रहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि सर हमेशा आप सबसे कहते हैं कि भैया कहें और आप सब उनको भैया कहते हैं, बट मैं पता नहीं मेरी ज़बान से निकल नहीं पाता ये शब्द, क्योंकि मैं उनको सिर्फ अपना पिता मानना चाहती हूँ। कहा था ना, जब मैं रोऊं तो समझना शेरनी रो रही है, तो मैं कमज़ोर होकर नहीं, ये तमाम वो ताकत है, वो शक्ति है जो आज इस आंसू के रूप में बह रहे हैं। पिछले 6 महीने ये जो कश्मकश में मैं थी कि क्या ये निर्णय सही था, क्या शिवकांत सर सही थे, क्योंकि जब उन्होंने कंपनी क्विट की, सारा का सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ मुझे दिया गया था। मुझे आज भी वो शब्द याद है कि कहा गया था, पत्नी बनी पतन का कारण, जब उन्होंने कंपनी क्विट की थी। शायद अब लोगों की सोच बदले कि एक हीरो को जीरो से वो बेशक आए, लेकिन उस जीरो से आज वापस वो हीरो बन चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत कुछ है बताने को, बट मैं चाहूँगी आप सब दिल्ली आएँ और हमारी इस जर्नी को और बेहतर तरीके से समझें। अब मैं चाहूँगी कि शिवकांत सर आप सबसे बताएं अपनी स्टोरी। और प्रीवियस कंपनी में मैं हमेशा कहती थी कि शिवकांत सर जितने सीधे हैं उतनी मैं टेढ़ी हूँ, शिवकांत सर जितने भोले हैं उतनी मैं चंट हूँ। सो यस, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। तो मुझे प्राउड होता है मेरी वाइफ पे कि जब ये स्टेज पर आती हैं तो मुझे लगता है कि भी मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आज पता नहीं कितने कम शब्दों में इन्होंने बहुत कम बोला है। क्योंकि जब ये स्टेज पे माइक लेके दहाड़ती हैं तो 3-3 दिन के वर्कशॉप में मैं लेकर के गया था, तो मुझे उस दिन ये तसल्ली हुई कि अभी अगर हमें कोई 3 डेज़ का वर्कशॉप भी करना हो तो हम दोनों संभाल सकते हैं। प्रीवियस कंपनी में महिलाओं को लेकर के इतना सम्मान नहीं था, कभी स्टेज पर रिकॉग्निशन के लिए महिलाओं को ऐसे स्टेज पर बुलाना और उसको उस लेवल का अधिकार देना नहीं था। दीपशिखा जी जब फर्स्ट टाइम, ये 2019 की बात, हम सर से मिले थे बिफोर मैरिज और मैंने इंट्रो कराया था प्रीवियस कंपनी के एमडी से, सर मैं शादी करने जा रहा हूँ, और दीपशिखा जी से भी मिलाया था।
और इनकी जब एंट्री हुई थी प्रीवियस कंपनी में, तो उस समय से लेकर के हम जब आफ्टर मैरिज 2 साल जो निकाले हैं उस कंपनी में, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को जागृत किया और इनको विमेन एम्पावरमेंट का नेशनल हेड बना दिया गया था उस कंपनी के अंदर में। इनको सब गुरु माँ के नाम से जानते थे और 12 साल 13 साल जो मैंने उस कंपनी में दिया, तो मुझे बिजनेस मास्टर, कैलकुलेशन मास्टर, एजुकेशन मास्टर के नाम से जाने थे। पैरों को हाथ लगाते थे सभी लोग जब हमसे मिलते थे। सेल्फी के लिए लोग लाइन में लगे रहते थे। और जब कंपनी क्विट की तो वही गुरु माँ और वही सबके मसीहा, आप समझ सकते हैं क्या बन गए होंगे। मुझे हैरानी इस बात की है कि सही में मैं ब्रांड तब बना जब मैंने कंपनी को क्विट किया। मुझे अपनी वैल्यू ही पता तब लगी। पहले मुझे लगता था कि शायद इस कंपनी में मेरी टीम के लोग या उस कंपनी के लोग ही मुझे जानते होंगे, लेकिन जब कंपनी को क्विट किया तो उसके बाद जो मेरे पोस्टर पर रेड क्रॉस मारा गया और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे हिंदुस्तान में एक खलबली मची कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके कंपनी छोड़ने पर इतनी तबाही मची हुई है। तो उसमें अपनी वैल्यू समझी और मुझे ये प्राउड हुआ कि मैंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, मैं तो कहूँगा वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी को मैंने ज्वाइन किया। दोस्तों 2016-17 में मैं कंपनी में नंबर 1 पे रहा, टॉप 5 में मैं हमेशा से रहा। उस कंपनी में सोच को बड़ा करने की बहुत कोशिश की। फर्स्ट 2015 में मैंने ऑडी कार 50 लाख की ली थी उस समय पर। उसके बाद 8 महीने के बाद 1 करोड़ की जैगवार ली थी। मुझे वहाँ पर बधाइयाँ नहीं मिली थी, वहाँ मुझे झटके मिले थे कि ये व्यक्ति पागल है, क्योंकि ये ले रहा है, अब हमको भी लेनी पड़ेगी। ये लोगों की सोच थी, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट की ये सोच थी कि टॉप लीडर के पास एक फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, और वहाँ के कुछ टॉप लीडर्स ने फॉर्च्यूनर बुक भी करवा दी थी और मैं ऑडी ले आया। और यहाँ तक कि जब मैंने जैगवार लेने की बात की तो मुझे मना किया गया। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि क्यों मना किया जा रहा है। मुझे नहीं पता था कि शायद दूसरे लोग, मुझे याद आती है बाली सर की बात, सोचने की हिम्मत तो करो, वो सोचने की हिम्मत नहीं थी। पिछले 4 साल से मैं ये देख रहा था कि आज के टाइम में डायरेक्ट सेलिंग में हो क्या रहा है। बहुत सारे लोगों की ये भी कमेंट आए कि 12 साल बाद ही तेरे को पता लगा। पूछेंगे ना लोग तो कि तो तुम जब कंपनी में कैलकुलेशन मास्टर थे, एजुकेशन मास्टर थे, तो तेरे को अब समझ में आया कि ये कमियां थी। तो दोस्तों जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ को ढूंढ कर नहीं आता कि किस माँ की कोख से जन्म लेना, उसको उसकी माँ ही अच्छी लगती। क्योंकि मेरी जो जर्नी है, बचपन से मैंने अमीरी गरीबी दोनों लाइफ को बहुत जिया है। पैदा हुआ था तो मैं रईस था, पापा की 6 दुकानें थी और खूब पैसे थे। हम डरते थे कि अभी महीने एंड होता था तो पैसे गिनने पड़ेंगे, हमें बिठा देते थे। फिर थोड़े से बड़े हुए तो इतनी गरीबी देखी कि सुबह नाश्ता करने के लिए भी मम्मी बोलती थी कि तेरे पापा 40 रुपये लेकर के आएंगे, आटा आएगा तो रोटी बनेगी। और फ्री के स्कूल में मुझे पढ़ाया। नंबर 1 में 99% मार्क्स मुझे लेना पसंद नहीं था, मैं 100% मार्क्स लेता था। लेकिन उस दरिद्रता गरीबी के कारण मेरा मन उठ गया, क्योंकि स्कूल में नंबर 1 होने के बाद भी मुझे स्कूल से टीचर्स ने जेलस करके कि ये बच्चा हरियाणा में जन्म लिया हुआ है, पंजाब में आकर के पढ़ रहा और ये टॉपर है, और हम ट्यूशन जिनको पढ़ा रहे हैं वो इनसे नीचे हैं। तो उनको मौका मिला। एग्जामिनेशन फीस 135 रुपये उन्होंने कहा कि आपको भरनी पड़ेगी, भले आपकी स्कूल फीस माफ़ है। और मुझे याद है 135 रुपये मैं 10 दिन में जोड़ नहीं पाया था, उधार मांग के भी। और स्कूल के एग्ज़ाम से मुझे उठा दिया गया और एक वर्ड बोला, जब 135 रुपये की तेरी औकात नहीं है तो स्कूल में आने की क्या ज़रूरत है। उस समय मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया था। मैं समझ गया था कि दुनिया में अगर आपके पास पैसा है तो आपकी पहुंच है, आपकी वैल्यू है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं। और ये बीज डला था कि मुझे बिजनेसमैन बनना है,
लेकिन क्या करना है वो समझ नहीं आया। तो मैंने 9 साल कंप्यूटर सेंटर चलाया। कंप्यूटर सेंटर कहने में आता था, लेकिन लोन लेकर के PMRY से 9 साल 2-3 कंप्यूटर पर घर पे ही रख करके और वहीं ट्यूशन की तरह पढ़ा करके मैंने घर चलाया। मैं 12-13 साल की एज में घर चलाने लग गया था, फैमिली की सारी जिम्मेवारी संभाल ली थी। लेकिन उस 9 साल में एक चीज़ सीखी कि ट्रेडिशनल मार्केट में आप एक कोल्लू के बैल की तरह वहीं पर चक्कर काटते रहते हैं, क्योंकि मैंने 15 साल एक कमरे में बिताए। एक ही कमरा था, किराए का था, उसी में फैमिली रहती थी, उसी में मैं कंप्यूटर सिखाता था। वही बेडरूम था, वही कंप्यूटर सेंटर था। मुझे बाइक तक चलानी अभी तक भी नहीं आती, मुझे कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ नहीं आता, लेकिन सपने बड़े थे। घर वाले कहते थे कि बाइक तो सीख ले, नहीं तेरे को कोई नौकरी भी नहीं देगा। तो उसी समय मैं बोलता था बाइक लेनी किसको है, मैं तो गाड़ी लेकर के आऊँगा। उन दिनों में जब 40 रुपये घर में आने की नौबत थी, उन दिनों में मेरे ये सपने थे। फिर घर से कमेंट आया कि गाड़ी भी तो सीखनी पड़ेगी, तो मैंने कहा मैं ड्राइवर रखूंगा। वो सोच बड़ी होने के कारण समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र एक साधन है जो बिना पूंजी लगाए मुझे आसमान की बुलंदियों तक लेकर के जा सकती है। और 2010 में मैंने फर्स्ट स्टेप रखा था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। उसमें नॉलेज नहीं थी किस कंपनी में काम करना है, क्या करना है, कुछ नहीं, नथिंग। मेरा फ्रेंड सर्कल 0। आप में से कुछ लोगों के बहाने होते हैं, मेरे पास लिस्ट नहीं है, घर के लोग बात नहीं सुनते हैं, बाहर के लोग को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरा सर्कल ही 0 था। फैमिली के 4 लोगों के अलावा मेरा कोई सर्कल नहीं था। मुझे लोगों से बात नहीं करनी आती थी। लोग सोचते थे ये शायद इनका गूंगा ही पैदा हुआ है, ये पड़ोस में बात भी चलती थी। बहुत ही इंट्रोवर्टेड था, कमरे में बैठा रहता था, स्कूल और घर, इसके अलावा मैंने कभी लाइफ में अपने मेरा एक सिंगल दोस्त भी नहीं बनाया, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम जिसमें बोलना ही होता है और लोगों से मिलना ही होता है। वहाँ पर भी मैंने 1 साल तो ये सीखने में लगा कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, और अगले 3 साल में वहाँ के भी सारे रिकॉर्ड तोड़े और फर्स्ट ऑडी, फर्स्ट जैगवार और फर्स्ट लेवल पे टॉप पे मैं वहाँ पर पहुँचा और 20 से 25 लाख रुपए मंथली इनकम पे मैं पहुँचा। अब सवाल सबका यही है, फिर क्या जरूरत पड़ गई कंपनी को छोड़ने की? जब लग्जरी लाइफ है, सब कुछ है, उसके बाद क्यों छोड़ा, क्यों क्विट किया? तो उसी समय ठान लिया कि वो मन से ही बताऊंगा मैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा। इन 12 साल में मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पहला वर्ड एक सीखा कि डायरेक्ट सेलिंग माल बेचने का बिजनेस नहीं है, लीडरशिप का बिजनेस है। और प्रीवियस कंपनी में हमें यही सिखाया जाता था कि कनोपी लगा करके माल बेचना है। आफ्टर बिकमिंग क्राउन प्रेसिडेंट, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट, 20 से 25 लाख रुपए महीना कमाने के बाद भी आपको रोड पे कनोपी लगा के बैठना है, तभी लोग आपको देख करके माल बेचेंगे। ये बहुत सारी कंपनी कर रही है आज के टाइम में मार्केट में, हमें सेल्समैन बना के छोड़ देती है, हमारी लग्जरी लाइफ को वो एक ऐसा बना देती हैं कि बस कैसे भी उनका माल बिकना चाहिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन था, कंपनी स्टार्टिंग में छोटी छोटी आती हैं, बहुत सारा प्रॉफिट दिखाती हैं। 40% हमें प्रॉफिट दिखाया गया था और 2017 में जब सारे कैलकुलेट किया तो वो 25% ही प्रॉफिट रह गया। समझ गए कि मैंने 2016 में जो टॉप पे आउट लिया था 2022 तक 7 साल में वो आगे क्यों नहीं जा रहा, वो 20-25 के बीच में आकर के रुक क्यों गया है? जब मेरी टर्नओवर 3 गुना बढ़ गई है, जब मेरी टीम 3 गुना बढ़ गई है, जब मैंने बिजनेस को 3 गुना बढ़ा दिया है, लेकिन पे आउट 1% भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? वो भी छोड़ो, मैं सन्यासी आदमी था और मुझे 1 लाख रुपए में भी मैं सेटिस्फाई होने वाला व्यक्ति था, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि उस समय मैं मैरिड था और मुझे मेरे कोई खर्चे ही नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता तब हुई जब लोगों के मुझे फ़ोन आने शुरू हुए, सर बच्चे की फीस भरनी है, 10,000 रुपये उधार मिल सकते हैं क्या? और वो जो व्यक्ति मुझे फ़ोन कर रहा था वो कंपनी के एक अच्छे लेवल पर है, अच्छे लेवल के लोग फ़ोन कर रहे थे जहां पर कम से कम 50,000 से 1 लाख की इनकम होनी चाहिए। उस लेवल के लोग फ़ोन करके मुझे 10-10 हज़ार रुपये के लिए फ़ोन कर रहे थे। मैंने पूछा आपका लेवल क्या है, तो मेरा ये लेवल है।
जो हमारे वेस्टीज के एक क्राउन लेवल के बराबर होता है। जब मैंने पूछा कितने साल हो गए तो कह रहे थे सर 5 साल। एक व्यक्ति को तो हम समझ सकते हैं कि उसने काम नहीं किया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है लेवल लेना, काम नहीं किया होगा। लेकिन ऐसे जब सैकड़ों केस आने लगे मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। हमारे भी पे आउट आज कम से कम मैं ये डिजर्व करता था, उसमें मैं फील करता था कि कब मेरा पे आउट 1 CR का 1 मंथ का होगा। उस सोच के साथ मैं लगा हुआ था, लेकिन देखा कि नीचे के लोग ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हमारी तो बात ही खत्म है।